खबर है में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात कर, मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब हस्बे मामूल, और बात करेंगे बजट पास करवाने में कौन सी शख्सियात रुकावट पैदा कर सकती हैं। अजीब सा मामला है, हम देख रहे हैं, एक तरफ माशी बुरान है, सेहत का बुरान है, साथ सियासी बुरान भी आ गया। अब क्या हुकूमत को, क्या PTI के अंदर से भी कोई लोग जो है मुतहरक हैं? जहांगीर तरीन साहब क्या कर रहे हैं? अपोजिशन क्या इसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझ रही है? नीचे क्या हालत है? और ऊपर इक़्तिदार की रस्साकशी तेज़ होती चली जा रही है। इस पर बात करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस में एक नया मोड़ आया। उनकी मोहतरमा अहलिया ने अपने तई अपनी एक ट्रेल दे दी है और बता दिया है, और अब ये क्या केस ख़त्म हो जाएगा। अभी तक चूँकि हुकूमत का हमें कोई मौक़िफ़ सामने आता नज़र नहीं आता। अब कोशिश करेंगे किसी से बात करें और ये देखें कि ये इसकी क्या कानूनी हैसियत हो सकती है किसी माहिर के मुताबिक। इमरान फारूक कत्ल केस में जो है अल्ताफ़ हुसैन के गिर्द क्या घेरा तंग हो रहा है, और ज़ाहिर है उनके जराइम की तो एक लंबी तवील फहरिस्त है, मगर ये एक तो उनके अपने साथी थे जो मुबैना तौर पर उन्हीं का निशाना बन गए। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना, कई निजी अस्पताल जो हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ हुकूमतें मुनाफों पर जो है नज़र रख रही हैं। इवन अमेरिका में शोर उठ गया, वहाँ पर भी वारदात हो रही थी। $100 से लेके $6000 तक कोरोना का टेस्ट हो रहा था। इस पे वहाँ लोग सरतपा एहतजाज हैं, मगर यहाँ कोई हुकूमत इस पे नज़र रख रही है? क्या हो रहा है? कितने की किट आ रही है और लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है? भट्टी साहब, इसमें तो हम बाद में आएंगे। मगर ये जो सियासी बुरान है, हर बुरान है, नीचे इतना बुरान है कि खौफ के साए हैं, मौत जो है अल्लाह माफ़ करे डरा रहा है हमें, लंदन का इंपीरियल कॉलेज डरा रहा है, ऊपर इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इक़्तिदार की रस्साकशी तो पाकिस्तान में हमेशा रही है। अपोजिशन हुकूमत को गिराने में लगी रहती है और हुकूमत अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाती रहती है। ये तो हमारी 70 साल की हिस्ट्री है। बजट पास हो जाएगा, बजट पास परसों रात तक चांसेस थे शायद ना हो। कल एक कॉल ने सारा मसला हल कर दिया, और जहांगीर तरीन साहब इस वक्त कोई रुकावट नहीं डाल रहे। जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठे, ये राना सनाउल्लाह साहब ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन और चौधरी परवेज इलाही मुश्किल पैदा कर रहे हैं। जहांगीर चौधरी राना साहब, अपनी इन्फॉर्मेशन है, जहांगीर तरीन साहब इस वक्त उधर लंदन का टाइम 3 बजे है, अपनी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के पास बैठे हैं। उन्हें आज भी सुबह फ़ोन गया था, सर अगर आप कहते हैं तो हम बजट इजलास से गायब हो जाते हैं। उन्होंने अपने बंदों को कहा नहीं, आप बजट इजलास में जाएं। राना सनाउल्लाह साहब क्या बेचते हैं? सुना दूं जरा, सुना दूं क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं जरा राना साहब पर, फिर भट्टी साहब का तजिया और नाम मलिक साहब का। इस वक्त जो लोग मैटर करते हैं, PMLQ और जहांगीर तरीन, अगर ये 2 आदमी चाहें ना तो इनका बजट नहीं पास हो। हमें ये भी पता है कि कितने लोग जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं, और जो उसकी बात के ऊपर अगर बात नहीं करेंगे तो कम से कम गैर हाजिर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि पंजाब असम्बली में 30 से 35 और यहाँ पे 15 से 20 लोग। जी भट्टी साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा। मेरी जहांगीर साहब से खुद बात हुई है। मैं जहांगीर जंजवे की बात नहीं कर रहा। जहांगीर तरीन साहब इस बजट में रुकावट नहीं डालेंगे। एक दफ़ा मैं उनके दौलत कदा पर गया तो इन आंखों ने 15 से ज़्यादा मैंने मलिक साहब खुद और MP देखी हैं, लेकिन जहांगीर साहब रोक रहे हैं। दर हकीकत कुछ इमरान खान के 2 करीब लोग वो चाहते हैं इमरान खान किसी भी तरीके से बजट पास कराने में कामयाब ना हो। उनमें एक इमरान खान साहब का वजीर भी शामिल है। कहेंगे बड़ी अहमकाना गुफ्तगू है, लेकिन रिपोर्टर तो ऐसे आबद शेर अली ये कहते फिर रहे हैं जो लंदन में आजकल, कि वो कह रहे हैं जनाब कि जहांगीर तरीन साहब तो नवाज शरीफ साहब से टाइम मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का एक फर्स्ट कज़न है जिसको पंजाब मुस्लिम लीग नून ने परसों से लेके आज तक 3 फ़ोन किए हैं कि जहांगीर साहब से कहें उधर हमारे साथ लंदन मीटिंग करे। अगर ये बाजिद रहे तो फिर उसके कज़न का नाम भी बताऊंगा जो नून लीग की तरफ से जहांगीर तरीन के एक अजीज़ को कह रहा है, जिनको कह रहा है उनकी उम्र तकरीबन 70% है, 70 साल है, सॉरी 70 ईयर है उनकी। और जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा एहतराम उनका करते हैं। नून लीग की क़यादत के 2-3 लोग परसों से उनसे मिन्नतें कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का। यार मैं तो अब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। बताएं, मुनस इलाही साहब की भी एक खबर चल रही है कि वो कोई राब्ते को कोशिश करें कि उनके मरियम साहिबा से राब्ते हों।
देखिए, बोनस लाई और नरीम की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मुलाकात कराने के लिए ब्रिज होना ज़रूरी है। कभी कभार जिस ब्रिज से आप गुजरे होते हैं तो उसकी बुनियादें मजबूत नहीं होती, वो गिरने का खदशा होता है। तो समझदार सवार बहुत ज़्यादा वजन ब्रिज पे नहीं डालता। समझते गए होगे तुसी। एक मैं सवाल भट्टी साहब आपको करूं, एक सवाल आपको करूं, लेकिन इस सवाल से पहले मैं एक शेर गालिब को सुनाना चाहता हूं कि बाज़ीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये नीचे तमाशा लगा हुआ है, ऊपर कौन है जो ये बाज़ीचा इत्फाल देख रहा है? ये बच्चे खेल रहे हैं नीचे। काजी साहब, एक बड़ी बुनियादी बात है जो मैंने कल भी थोड़ी सी बात छेड़ी थी इमरान खान साहब के हवाले से। खान साहब की बहुत खूबियाँ होंगी, मैं उनके खिलाफ नहीं, मगर उनमें सियासत में ना कंसेंसस नहीं है, वो ठहराव नहीं है, सब्र नहीं है, वो कामनेस नहीं रखते। अगर आप देखें असेंबली में वो जाना पसंद नहीं करते, MQM उनसे नाराज़ है, PMLQ उनसे नाराज़ है, अपना अख्तर मेंगल साहब कल छोड़ गए हैं। तो मेरा आप उनसे भट्टी साहब से जितनी अच्छा, मैं आपसे दोबारा मैंने ब्रेक पे जाना है, अजान की ब्रेक है, अजान की ब्रेक पे जा रहे हैं। जाने से पहले मैं सवाल छोड़े जाता हूँ, कौन से वो आला असूल और नजरियाती मसाइल हैं जिनकी वजह से ये सब लोग इमरान खान साहब से नाराज हैं? वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मलिक साहब, आप ब्रेक आ गई थी बीच में, कौन से वो बहुत बड़े नजरियाती मसाइल हैं जिसकी वजह से MQM जैसी कदीम जमात और चौधरी जो हैं माशाल्लाह, ये भी बड़ा एक देखें ना, इनका एक सियासी है सिलसिला, तो क्या कोई नजरी इख्तलाफ है? हाँ, बहुत ज़्यादा नज़रियात इख्तिलाफ है। अपना अपना मफाद उसको नज़रियात कहते हैं। देखिए, हमारी जो अनफॉर्चुनेट हुआ है ना, हमारी सियासत से अवाम माइनस है, जमहूरियत माइनस है, मसाइल माइनस है। जब आप अपनी अपनी दुकानों के लिए जाएंगे, हमारे जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो जनरल स्टोर टाइप है कि एक बंदे ने दुकान संभाली है, बाकी उसके शॉपिंग पे है, शॉपिंग असल मैं आप दोनों से को जो चाह रहा हूँ, जो एक बड़ा अहम पॉइंट है, क्या आप दोनों समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी तब्दीली कोई आ सकती है एक्सटर्नल फैक्टर के बगैर? अगर चाइना और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं तो आपका ख्याल है पाकिस्तान पर असर नहीं पड़ेगा? पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, मैं आ रहा हूं, ये भी जरूरी है भाई साहब। ये इनको तो बड़ा अवामी मफादात का बड़ा दर्द है। मुझे 3 दफा ये हुकूमत में रहे, कोई एक वक्त बताएं जो फैसला इन्होंने अवामी मफाद में किया हो, कोई एक सिंगल नजर नहीं। ज़ियाउल हक से डील लेके मुशर्रफ से डील करने तक, और वापस आने में सऊदिया नहीं गया, अमेरिका के पाँव पकड़ने में। सच्ची बात बताए ना यार, नहीं एक मैं बता देता हूं मलिक साहब, उनको मैं कोट करूं, उन्होंने कहा है कि हम अपने जाती मफाद और सियासी मफाद से बालातर, यानी उन्होंने कुछ जाती मफाद से इनकार नहीं किया। भट्टी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, जाती मफाद में आपके हाउसिंग सोसाइटियां आ जाती हैं। चाल बता दे, मैं दरअसल कुछ खुलना नहीं चाह रहा। कल 2 बड़ी अहम मीटिंगें हुई हैं। ख्वाजा साहब जिसकी जुबान बोल रहे हैं मुझे उनका भी पता है, जिसके कहने पे बोल रहे हैं उनको भी पता है। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के एक अदारे पे बहुत ज्यादा सीखपा होते थे, उसमें कोई शक है? ख्वाजा साहब भी होते थे, 101 क्लिप्स है, ख्वाजा साहब भी होते थे। पिछले कितने अरसे से इनके मुंह से कोई लफाज निकला है? गुड बॉय। चले आपकी बात ही, आपकी बात। और दूसरी चैलेंज देता हूं, PTI के जंगीर तरीन, मुझे पता है वो इनके साथ नहीं है, ये 15 MNA के नाम बता दे कि जो इनके साथ राब्ते में। मैं मुस्लिम लीग के 16 MPA और 13 MLO का नाम और टेलीफोन नंबर दे दे तो उन्हें लाइन पे लेने शुरू कर दे। फिर इतना ना किया करे साहब, वो गली बाती ना रखे। अच्छा भट्टी साहब, मुझे सवाल करने दे। अब सवाल मुझे सिर्फ एक लगता है कि हुआ तो कुछ भी नहीं, एहतसाब भी नहीं हुआ। इमरान खान बेचारे ने एक ही काम किया है कि इनकी शक्लों से नकाब उतार के बता दिए कि इनका असल धंधा क्या है। पैसा इनसे किसी से नहीं लिया, पैसा किसी से नहीं लिया, लेकिन एक काम हुआ है कि पता चला कि यार ये वजीर खजाना, वजीर खारजा बाद में है, कंसल्टेंट पहले हैं, वो जो है वजीर आजम बाद में है। मैं एक अर्ज करूं, ख्वाजा आसफ सब माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो एक रिपोर्टर थे और रिपोर्टर ही हम रहेंगे। उन्हें ये नहीं पता कौमी हुकूमत की आइन में गुंजाइश है कि नहीं है, और ख्वाहिश या लिख पढ़ के मात्र नहीं, आइन के मुताबिक हुकूमतें बनाई जाती है और उनका टाइम फ्रेम रखा जाता है। बड़े समय 2 चीजें होती हैं, क्या वो बजट मंजूर कराते हैं या इमरान खान साहब रिजाइन देते हैं? वो बेचारे समझ नहीं आती, ये पैराशूटर एंकर के जरिए किस तरह आकर बात कर लेते हैं। यार ख्वाजा साहब को लाइन में ले, आज गलती से मैंने भी आइन बड़ा पढ़ा हुआ। आपको पता है कि हुकूमत भेजने के तरीके क्या क्या है कानूनी लीगली? देखे, मैं हम मार्शाल्लाह के खिलाफ थे, मुझे 1 मिनट 1 सेकंड दे दे। उसके 2-3 तरीके होते हैं। उसका एक तरीका तो होता है कि नो कॉन्फिडेंस, एक और तरीका उसका छांगा मांगा भी होता है, और यहाँ छांगा मांगा ही चला है।
अब चांगा मांगा नहीं, अब ये खुद मांगे हो गए हैं। अब ये मांगे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं कि भाजी नैब तो जान छुड़ा दो, तुसी जो कहते हो कर लेते रहने हैं। आप ईमानदारी से समझते हैं कि हमारे जो इस तरह के लीडर हैं ये अपने दिल से बोलते हैं, इनको कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा, कोई ऊपर से कोई फोन नहीं आया। जिस तरह कल आपने बताया कि मेरी बात सुन ले, जिस मुल्क में 4 कॉन्स्टिट्यूशन टूटे हो, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कानून से हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, खुदा का खौफ है। मैंने कभी भी नहीं कहा। तो इनको अगर एक फोन आ जाए तो कोई कानून चलेगा, मिनट में ये बोल देंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब 129 इनकी थी, पीटीए की 123 थी, राना सनाउल्लाह साहब की 8 से ज्यादा एमपीए से डील हो गई, पैसे भी पहुंच गए, करें इनकार। अचानक एक फोन आया, बेटा अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अच्छा, तो उन्होंने मान ली वापस हो गई। यार इनकी पाँव में करप्शन की बेड़ियां दलदल बन के खींच चुकी हैं। हाँ, अगर इशारा हो गया सजना दा, ये पॉइंट है सर। यार बस आप मरहूम या आ जहानी बयानियां हुआ करता था, उस बेचारे का जिक्र ही नहीं होता। नहीं, मुझे बताया राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साहब जो अपने बयानिए पे कायम हैं इस वक्त, जिस पर इन्होंने जब इन्हें हुकूमत नाहल किया नवाज शरीफ, वो बिल्कुल कायम है। आप देखें ना, मरियम की खामोशी कितनी कायम है। अच्छा ये बताएं, एक लफ्ज नहीं निकला, सलूट करें। इसका मतलब है खामोशी की ज़बान। आपने क्या दिया कि मुनीस इलाही साहब और मरियम साहिबा का कोई राब्ता और कोई मुमकिन नहीं है? राब्ता मुमकिन नहीं, जब तक सजना महफिल असा तेरे लिए सजाई, जितनी देर महफिल नहीं सजाई गई जाएगी ना, ये बेचारे कुछ नहीं करेंगे, टीवी पे बयानात देंगे, टॉक शो में रहेंगे। इन्होंने सियासत गली चौराहों, मैदानों, मजदूरों, किसानों, वर्करों से लेके ना टॉक शो तक महदूद कर दी है। और देखें, जब आपका डिफेंस मिनिस्टर कामे पे सर जी चले, अरे प्राइम मिनिस्टर भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब कामा। अच्छा भट्टी साहब, एक पॉइंट आपकी मैं सारी खबर दे दूं, ख्वाजा साहब चंद दिन पहले किसको मिले हैं और की क्या, और देखो ना तुसा तो भाजी अपने शहर दे हो। अच्छा, तो रहम करो, साढ़े ज्यादा मतलब है। पर उन्होंने क्या नहीं, ये नहीं दसा केड़े महकमे दे हो। मगर भट्टी साहब एक मेरा दोनों से क्वेश्चन है, कुछ महकमे नजर नहीं आने चाहिए। मिसाल के तौर पे इस वक्त बुलबुल ऊपर जा रही है, हम बंद कमरे में, हमें क्या पता बुलबुल है कि बुलबुल का बच्चा। भट्टी साहब मेरी गुजारिश, आप बरवाने की कोशिश ना करें। मैं रेड रूम में नहीं जाता। इनकी एक चीज आप माने, मैं जो कमेंट करना चाह रहा हूँ, ये जितने मर्जी 2 नंबर हों, जितने मर्जी टेलीफोनों का इंतजार करें, जिसका मर्जी बोले, इमरान खान इज हेल्पिंग लाइक एनीथिंग। कल वजीर आज़म साहब सिंध जाते हैं, सीएम से नहीं मिलते, हर जगह फड्डा, हर जगह लड़ाई, कभी क्राइसिस, माफिया छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा। तो ये मेरी सुन ले, आज सुन ले, आज पाकिस्तान में शोर पड़ गया गैस का। आपकी 2 जो मेजर कंपनी है, इटली की दुनिया की 7 बड़ी कंपनीज में उसने कहा गुड बाय पाकिस्तान, हम छोड़ रहे हैं। शेल ने तड़ी लगा दी है, 44,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। इमरान खान कहाँ का लड़ेगा? तो ये लोग फायदा नहीं उठाएंगे, इमरान खान ये लोग फायदा नहीं उठाएंगे। बदकिस्मती है ये नहीं, इमरान खान की बदकिस्मती है। शेर आया कहते रहते हैं, जब शेर आएगा इन्हें पता नहीं चलेगा। इनके नाहल वजीर इन्हें सियासतदान नहीं बनने दे रहे। देखिए, सियासत में गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करते। तो ये खास तो इन्हें मेरी नजर में कल पीपल्स पार्टी के वजीर आला को बुला के मिलना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए थी, बताए सिंध के मसाइल कैसे हल करें। खान साहब की सुन लेना, इनका कद बड़ा होता नहीं, ये शेल के क्या निकालेंगे, इनका अपना रजाक दाऊद क्या है, इसका कल अभी उसने 300 बंदे निकाले हैं। तो खान साहब तो खुद कह रहे थे कि कोई बंदा ना निकाले। तो डेस्को खान साहब जरा रजाक दाऊद साहब से पूछें, पिछले 3 दिनों में उसने अपने अदारों से कितने बंदे निकाले हैं। तो एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड करें, सिलेक्टेड ना करें। क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी या चंद अपने इर्द गिर्द लोगों के रहने की वजह से डैमेज कर रहे हैं। काई साहब, 18वीं तरमीम से खान साहब ने क्या लड़ाई डाल ली है? जब ये अपोजिशन में थे वो डार्लिंग थी। 18वीं तरमीम से मुराद था इख्तियारात को नीचे लेके जाना। अब सुनाए ना जरा इख्तियार, अब तो 18वीं तरमीम इसके बारे में उनकी राय क्या है, आगे बढ़े, सुनाएंगे जरा। तरमीम की बात कर देता हूँ। हमें तजर्बा हुआ है 4.5 साल का पख्तूनख्वा के अंदर। बेहतरीन ये डेवोल्यूशन है ही तरीका, एक फेडरेशन को चलाने का तरीका ही
डेवोल्यूशन है, ये कंपटीशन हुई है। 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीजें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। कई चीजें ये गलत कर बैठे हैं। चारों सूबों के अंदर अपनी अपनी स्टैंडर्डाइजेशन है। जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो, वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। जो सबसे बड़ी बात जो NFC अवार्ड है, यानी ये कैसा सिस्टम बनाया है जब फेडरल गवर्नमेंट अपने सारे सूबों को पैसे दे देती है, डिफेंस दे देती है, कर्जे की किस्तें, तो फेडरल गवर्नमेंट 700 अरब रुपए के खसारे में चली जाती है। प्रॉब्लम आप बताएं कि आप फायदा ना उठाएं। आप कहते हैं आप फायदा ना उठाएं। मेरे दोनों मासूम भाइयों, इमरान खान साहब का साहब है, एक बंदा बस पे जा रहा होता है, उससे रास्ते में अपने शहर उतरना होता है, वो म्यूजिक सुन रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, उसका सफ़र गुजर जाता है, रास्ता गुजर जाता है, आगे जाके रोड रुक जाती है, वो नीचे उतरता है, इधर उधर बंदा कोई नहीं होता, कहता है यार मैंने तो फलां जगह जाना था। उन्होंने कहा भाजी वो तो लग गया। ये बयान इस तरह उन्होंने दिया है जैसे ही हुकूमत क्राइसिस में आ गई, उन्हें 8वीं तरमीम 18वीं तरमीम याद आ गई। अगर ये मौक़िफ़ ना अपनाते तो ये बजट इस दफ़ा मंजूर नहीं होना था। ना गल थोड़ी सी सच्ची है, लेकिन कोड़ी है, माफ़ कर देना। अच्छा, पंजाब में आप माने 35 जो लोग हैं वो भी आराम से नहीं सो रहे, कभी वो सो इमरान खान कुछ होने वाला इस राय में बदलने का थोड़ा सा तो यार कोई हमें भी क्रेडिट दे देना। क्या सीक्रेट क्या है? नहीं, ये सीक्रेट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म वो अभी तक है। अच्छा, ये इमरान खान साहब, डू यू थिंक 18वीं तरमीम इनका कोई इंटरेस्ट है? वो कि उसमें तब्दीली होनी चाहिए, कोई हदीस नहीं है, मेरी अपनी राय है, लेकिन इमरान खान साहब को ये बयान देना उनकी मजबूरी था। तो किसी की खुशी यार के लिए बात दे रहे क्या हैं है, सारे लेकिन यार फिर भी एक हम असल इशू में किसी की खुशी प्रॉब्लम के लिए क्या देते है? हैं। लेकिन 18वीं तरमीम में प्रॉब्लम क्या है? है? आपने डेवोल्यूशन तो कर दी, आपने केक जो है वो बड़ा नहीं किया, केक श्रिंक हो रहा है। तो तरमीम का फॉल्ट तो नहीं ना ये? नहीं, तरमीम जो मर्जी यार, सारे आइन में मिसाली किस्म की शिकें मौजूद हैं। यहाँ सारा सब कुछ मिसाली है। आइन में शिक लाने से, तरमीम लाने से नीचे जमीन पर चीजें ठीक या खराब हो जाती हैं। आपको करना पड़ता है। अब क्या इस मुल्क का केक जो है वो ज़ाक दाऊद साहब बड़ा करेंगे? अच्छा, बाबर नदीम साहब बड़ा करेंगे? जिनके हाथ में अच्छा, डॉक्टर इशरत हुसैन बड़ा करेंगे? अच्छा, काजी सही साहब ये माजी के बाजार बड़ा करेंगे? काजी सही साहब 1 मिनट गुस्ताखी माफ। मैं इमरान खान साहब के इस बयान का 6 महीने से इंतजार कर रहा था। अच्छा। PTI के हमारे बड़े हर दिल दोस्त मिनिस्टर है, मैंने कहा था PM एक दिन ये बयान देंगे, वो कह रहे थे नहीं हमारा 18वीं तरमीम में लिंक नहीं है। स्मार्ट मिनिस्टर साहब, आप चाय का एक कप हार गए हैं। शहबाज इमरान खान साहब ने बयान दे दिया, ये जरा सुन साहब किसको खुश कर रहे हैं मुझे नहीं पता यार, मैंने तो कहा था ये बयान इनका आएगा। बस एक PTI के वजीर से हालात देखें, असल बात पे सिंध से आपने लड़ाई डाली है, नो कॉन्फिडेंस का आपका खतरा है, सिंगल मेजॉरिटी आपके पास, असल लड़ाई ये लड़ाई का टाइम है। असल लड़ाई क्या है? असल लड़ाई ये है कि हम चाइना और अमेरिका के क्रॉस फायर में आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ से CPEC गुजरे। पाकिस्तान की कैबिनेट में आज खुल करके मैं बात करता हूँ, ज़्यादा प्रो अमेरिकन हैं। बात यह है कि अगर आज हम इस मकाम पे पहुँचें तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि चाइना से अगर ये मामला करें तो आपके $100 बिलियन कैन बी टेकन केयर ऑफ। क्या चाहिए? अच्छा, मसला क्या है? लेकिन मसला नहीं, अंदर अब रियासत के अंदर यहाँ पे इन्फ्लुएंस तो 70 साल से उनका रहा है ना, उनका रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, और वैसे भी 2-2 टके के दारे बेच रहे हो, कम से कम हमारी इस कर्जे से जान छुड़ा दो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं नाज़रीन, और बात करेंगे मोहतरम फाइसा, उनकी मोहतरमा एहलिया ने जो कुछ आज किया। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक हों तो हम उनसे पूछें और हम खुद उस पर बात ना करें, ताकि सही चीज़ आपके सामने आए और अदालत की जो इज़्ज़त है वो भी हमारे लिए हमेशा सरबुलंद रहे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं। मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो आज हुई हैं। आज फ़रूक नसीम साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ का मुकदमा वापस लेने की इस्तदा के बावजूद भी चला, ये उनका कहना था। क्या रेफरेंस का लदम हो जाए तो फिर भी अपनी जगह जिंदा रहेगा, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना है। एतराज़ ये है कि रेफरेंस में कानूनी नकाइस और बददियानती है। और उसके बाद उनका कहना है कि बरतानिया में जासूसी और छुपकर तस्वीरें बनाने को काबिल कबूल शवाहिद करार दिया गया है, ये फ़रूक नसीम साहब का कहना था। आप कह रहे हैं मेरी जासूसी हो सकती है, मैं गोल्फ क्लब जाता हूँ, मेरी तस्वीरें ली जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, और जायदादें ढूंढने का इख्तियार कहाँ से हासिल किए गए, ये कुछ मैंने चीज़ें और कुछ कमेंट्स थे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो उन्होंने मोहतरमा जो एहलिया हैं उन्होंने जो मनी ट्रेल पेश की है वो भी आपके सामने होगी।
एक तो क्या मनी ट्रेल नहीं दी गई नहायत एहतराम से, नहीं मैं पूछूं, जो उन्होंने एक बताया बयान दिया अपना बयान दिया है, क्या कैन इट बी एक्सेप्टेड एज अ मनी ट्रेल, या इसको स्क्रूटनाइज करना जो है, क्या अदालत उसको एफबीआर भेजेगी या खुद कर सकती है, या उसकी क्या हैसियत आप इसे एक माहिर, टैक्स के माहिर और इन अमूर के माहिर के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक किसी आदमी पर अगर ये इल्जाम हो कि उसके यहाँ टैक्स की कोई चोरी हुई है या टैक्स के बारे में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है जिसको कि आप कह सकते हैं कि वो कानून के खिलाफ है, तो उसका पहला जो प्लेटफॉर्म होता है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसलिए होता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग होती है और जो इख्तियारात होते हैं वो तो कानून ने उनको ही दे रखे हैं। अब यहाँ मामला ये हुआ कि कुछ दस्तावेजात शायद लगाए बगैर कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लिए गए और उन इन्फ्रेंसेस के बेसिस के ऊपर एक रेफरेंस भी फाइल कर दिया गया। अब बेशुमार रेफरेंसेस आपको पता है फाइल होते हैं मगर सारे प्रोसीड नहीं होते, और यहाँ पर ये पब्लिसाइज हो गया, ये अखबारात में तफसीलात आनी शुरू हो गई काउंटर, और आपने देखा कि जो एलिगेशन थे रियासत खुद इसमें उन्होंने इसके ऊपर ओपन प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। तो जज का कंडक्ट जो होता है वो तो आपने आईने पाकिस्तान में देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस नहीं हो सकता है, उसका जो है एक ही फोरम है और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो उन्होंने अपने आइन के अंदर बना रखी है। अब ये चूंकि मामला अदालत उज़्मा के सामने है तो हम जाहिर है कि एहतरामन और इसके ऊपर सब जुडिस मसले पे मेरिट और डीमेरिट पे बात नहीं करते। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, इस पे मेरिट पे नहीं करते, ये तो यकीनन अदालत ने फैसला करना और काबिल एहतराम जज साहबान बेहतर जानते। ये बताएं, उनकी मोहतरमा ने कहा कि मैंने इतने पैसे इस बैंक के जरिए भिजवाए, मोहतरम जज साहब की मिसेज ने, तो क्या अदालत ये पूछ सकती है कि ये सोर्स ऑफ इनकम बताएं, ये पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास इतने जो आपने लंदन भेज दिए, पता नहीं कितने लाख डॉलर है, 7 लाख या समथिंग कोई इस किस्म की अमाउंट है? देखिए, पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा जब उसके पास कोई मामला आ जाता है तो आपको याद होगा जब ये डिस्क्वालिफिकेशन का मसला हुआ था तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी कि क्या वो ट्रायल कोर्ट बन सकती है, क्या वो एविडेंस देख सकती है। तो उन्होंने कहा था कि जब वो एक दफ़ा किसी मसले को वो आर्टिकल 184 के तहत ले लेते हैं तो फिर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उनके पास आर्टिकल 187 मौजूद होता है। ये बात ज़रा जहन में रहे कि जो अदालत उज़्मा में को इख्तियारात पाकिस्तान के आइन में दिए हैं वो काबिल बहस हो सकते हैं कि देने चाहिए थे पार्लियामेंट को या नहीं देने चाहिए थे, मगर ये एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जब ये किसी मामले को सीज कर लेती है तो फिर उस मामले के तमाम पहलुओं को देखना उनको आईने पाकिस्तान ये हक देता है कि वो देख सकती है। अब चूँकि मामला उनके सामने है इसलिए पहले भी ये एतराज़ात बहुत ज़्यादा उठाए गए थे जब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक सिटिंग वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया गया और दूसरे जो अब मौजूद हैं उनके बारे में भी क्रॉस रेफरेंस आ गए थे और वहाँ पे उनके मनी ट्रेल देखा गया था, एक एक चीज़ उनको देनी पड़ी थी। और आपको याद होगा कि उनकी साबका अहलिया को पता नहीं 20 साल पुराना रिकॉर्ड वो तो क्योंकि बैंक से रिकॉर्ड रखते हैं, वो लंदन में बैंक बंद हो जाने के बावजूद भी हासिल करना पड़ा था। जब तक एंड तक तसल्ली नहीं हो गई थी वो उनको जो था वो बरी जिम्मा नहीं किया गया था। और उन्हीं के एक बहुत करीबी आदमी जिनसे आजकल उनकी अनबन है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इस बुनियाद के ऊपर कि उनके ट्रस्ट के नीचे एक और अंडरलाइन कंपनी थी जिसके जरिए वो उसको कैंसिल कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब मैं समझाऊं कि अदालत ये हुक्म भी फरमा सकती है कि आप मनी ट्रेल दे दें जिस बैंक में थे और जैसे भेजे हैं जहां से आए हैं, ये अदालत का दायरा अख्तियार है, वो जो जज साहब बेहतर समझे वो सवाल कर सकते हैं फायदी साहब से। जी बिल्कुल सही फरमाया भट्टी साहब आपने। देखिए, मैं आज कह रहा था कि चूँकि जब उनके पास कोई मामला ज़ेरे बहस आ जाता है तो वो उसका हर पहलू इसलिए भी देखने के मिजाज हैं कि
वो कोई देखिए हर अदालत भी किसी कानून की पाबंद होती है, और मैंने दोनों आर्टिकल्स आपके सामने रख दिए कि लोग सिर्फ आर्टिकल 184 देखते हैं मगर आर्टिकल 187 नहीं देखते, जो फिर अदालत को ये इख्तियार देती है कि वो मुकम्मल इंसाफ करने के लिए हर तरह कई चीज, बल्कि वहाँ पे वो चाहे तो शहादतें भी जो है वो ले सकती हैं, जो आमतौर पर हमारी पहली सतह की अदालतें लेती हैं, फिर उसके खिलाफ। डॉक्टर साहब मैं एक बड़ा एक सादा सा सवाल करना चाह रहा हूँ, एक शहरी की हैसियत से। मैं ये केस को डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ये मेरा काम भी नहीं है। मैं एक शहरी की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इस कंप्यूटर के ज़माने में, IT के ज़माने में हमारे यहाँ क्यों इतना मुश्किल होता है मनी ट्रेल। बस जिस तरह आज भी जज साहब की अहलिया ने कहा कि मैंने ये बैंकों से पैसे दिए, तो कौन सा ऐसा मसला फीसा गुरस बन जाता है कि आप रिकॉर्ड से पता नहीं कर सकते। हमारे नवाज शरीफ भी सालों साल ये केस चलता रहा, तो टेक्निकली कहाँ फंसे हुए हैं हम? हमारा सिस्टम ख़राब है, नीयत ख़राब है, ये हमारे बैंक ही को काम नहीं करते। आम बंदे के लिए क्या जवाब है आपके पास? जी देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब तो सारे बैंक कंप्यूटराइज्ड हैं, और ये जो भी रकम होती है जब मुंतकिल होती है, इसका पूरा रिकॉर्ड है वो सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि दुनिया के अंदर ये आपको पता है कि अगर आप डॉलर में पैसे भेजें तो वो न्यूयॉर्क के सिर्फ की क्लियरेंस होती है, और अगर आप यूरो में भेजते हैं तो यूरो जोन के अंदर फ्रैंकफर्ट इसका सेंटर है। तो हर लिहाज से उस डॉक्टर साहब आपने बड़ी वैल्यूएबल हमें इंफॉर्मेशन दी, और ये तो आखिरी बात तो बहुत ही अहम कही आपने कि अगर आप डॉलर्स में करते हैं तो न्यूयॉर्क में मॉनिटर हो रहा होता है, और अगर आप यूरो में करते हैं तो वहाँ मॉनिटर हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में सिस्टम में उतनी ज़्यादा सुकून नहीं है जितनी हमारी शायद रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। बड़ी साहब बात तो क्लियर है, हम ज़्यादा बात इस पर कर भी नहीं सकते। कह रहे हैं मिनट में पता चल सकता है पैसे गए हैं कि नहीं। और एक बात उन्होंने ये कही है कि जिन्होंने पता किया बगैर, या तो इन्होंने इनकम्प्लीट चीजें लगा दी हैं, जल्दबाजी में लगा दी हैं। तो अगर ऐसा किया तो आई थिंक इट्स वेरी मैं चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ दोनों से। मतलब मुझे ये जो समझ है, ये रेफरेंस ये था कि सदर पाकिस्तान ने जो रेफरेंस भेजा है वो सही है, दुरुस्त है, नेक नीति पे बेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या ये तो FBI का काम नहीं, ये जो टैक्स वगैरह केस की मुझे समझ नहीं आ रही। चला गया ना सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने बता दिया कि 187 भी है उनके पास। अदालत हमेशा प्रूफ पे साबित करती है, नियत का तो अल्लाह को पता है। मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी जा रही है, अचानक मुझे टक्कर मार दे, मैं ये तो नहीं कहूंगा उसने बदनीयत होकर मारा। सदर साहब का रेफरेंस किधर गया? मेरा ये सवाल, उस पे फैसला आएगा फिर। वो तो अब जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या ये 10 मेंबर अगर उसमें हुक्म है तो असल केस तो ये था कि सदर का रेफरेंस दुरुस्त था कि नहीं, तो इस पे भी फैसला आएगा। असल केस देखिए ये नहीं, आप जब बहुत सारे रेफरेंसेस आम आदमी भी भेज देते हैं ना, तो उसको चुप करके जो फ्रिवलस होते हैं उठा के वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अब चूंकि आसिफ सईद खोसा साहब ने इस पे नोटिस कर दिया था मोहतरम जस्टिस काजी फायजी साहब को, तो दैट्स व्हाई द रेस्ट जो बिल्कुल बेसलेस चीज होना जो काजी साहब फरमाते हैं, रेफरेंस हजारों जाते हैं, वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। बड़ा अहम केस है ये, आप खुद मानते हैं बड़ा अहम केस है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का अदलिया में अहम तरीन केस है ये, मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं कुछ बैकग्राउंड भी जानता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, यहाँ मेरे सामने लिखा हुआ है ये कोड कि मनी लॉन्ड्रिंग 2010 में जुर्म था ही नहीं, ये उनका कहना है। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 1992 में प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बन गया था, साग डार ने बना दिया था। लेकिन जब लॉन्ड्रिंग जुर्म ही नहीं है, मतलब मैं आज स्टेट नहीं, मैं इस केस पे नहीं बात कर रहा, वो मतलब मैं स्टेट बैंक लूटता हूँ 5 अरब रुपया, नहीं ये बात नहीं कही जस्टिस मैं उनकी बात नहीं कर रहा यार, मैं कह रहा हूं कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुकूमत इसाक डार ने किया था ना कि ये 92 में गालमन, मैं स्टेट बैंक से 5 अरब लूटता हूं और उसको लंदन ले जाता हूं, मुझे नहीं हुकूमत पूछ सकती। उसमें हो ये रहा था कि यहाँ से चूंकि एक हवाले का इलीगल भी सिलसिला है ना, आपने वो कानून उसने ये बनाया था कि यहाँ से आपने पैसा किसी हवाले से बाहर भेज दिया, वहां से आपने बैंकिंग चैनल से पैसा डॉलरों में अंदर ले आए, कानून उसने ये बना दिया कि जो डॉलरों में बाहर से पैसा आएगा आप पूछ नहीं सकते ये कहां से कमाया गया है। तो एक बाहर लग गई यहाँ पे। सवाल ही असल ये है कि भाई इतना पैसा आया कहां से? काजी साहब ये जज साहब यार अदालत का काम कानून को इंटरप्रेट करना है। अजीब बात कर रहे हैं कि मेरी इनकम से 1000 गुना ज्यादा मेरे पास डॉलर आ रहे हैं और आप मुझसे ये पूछ ही नहीं सकते। आपको साबित करना, कानून के तहत आपको साबित करना पड़ेगा।
नहीं वो कह रहे हैं नहीं करना पड़ेगा, इन्होंने तो ये लोगों को शेयर दे दिया है, इनसे बहस आप करें, मैं इस केस में नहीं आता। सुन लेना पूरी ऐसी बात, 1992 के प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट में ये लिखा है कि आपके डॉलर बाहर से आ गए, मैं रियासत पाकिस्तान FBR आपसे कोई बंदा नहीं पूछ सकता ये आपने कहां से कमाया, मैं जो मर्जी करूं। अब हुआ क्या, उसके बाद जब नैब का कानून बना तो नैब के कानून ने कहा कि जनाब अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आपको बताना पड़ेगा, वो इलेक्शन लॉज की ज़द में आ गए। वैसे ये 92 का हिसाब किसने किया था? इसाक डार ने बनाया, इन्होंने यार ये हुकूमत लूटमार के लिए कानून साजी करती है। एक बात बताइए, मेरे अकाउंट में सुबह नवाज शरीफ साहब मैं ब्रेक पे जाना है, नहीं सिर्फ एक सेकंड सवाल, दोनों से सिर्फ आधे सेकंड, 50 लाख डॉलर कल मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, इसका मतलब हुकूमत मुझसे नहीं पूछेगी, कानून के तहत नहीं। तो वैसे साहब ओहो ये तो फिर लुटो मोजा नहीं आयो सारे लुटिए। इसाक डार साहब से कौन सी मोहब्बत थी कि उनको उन्होंने इसाक डार थे। ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। यही को कानून थे, यही वो वारदात थी जिसकी वजह से आज सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सरों पर खड़ा होकर नाच रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से फैसला आ गया है और अदालत ने बानी MQM और इफ्तिखार हुसैन के अलावा इश्तिहारी मुल्ज़मान मोहम्मद अनवर और काशिफ कामरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। और ये अच्छा भट्टी साहब, ये एक हम जानते हैं कि ये एक बिल्कुल माफियोजी की या माफिया की तरह एक सिलसिला चला था, और ये सारी की सारी बाकियात जो हैं वो जिया के मार्शल लॉ की थी, आप जानते हैं। ये उन्होंने दो मेहरबानियां की थी, नवाज शरीफ साहब और एक अल्ताफ हुसैन बनाई, ये दो उनकी मेहरबानी है। क्लाशनकोव कल्चर भी उनका, हिरवन कल्चर भी उनका, ये जन्म के रिश्ते थे। अब ये है कि ये क्या अल्ताफ हुसैन को हम वापस, क्योंकि बरतानिया ने ठेका ले रखा है कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों को जो है वहां उनको रखे भी, उनके रकम भी उनको बदले देने दे। क्या मामला है? नहीं, एक तो बरतानिया इंसानी हकूक का अलमदार मानता है, जो इंसानियत होगी भाई, उधर बैठ के वो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता, कत्लो गारत कराता है, सैकड़ों लोग मरवा चुका है। अगर इमरान फारूक के कातिल वहां से आ सकते हैं तो कातल करवाने वाला मास्टरमाइंड अल्ताफ हुसैन क्यों नहीं आ सकता? भाई क्या इंसानियत से ज़्यादा अहम तो कोई नहीं है। देखना यह है कि इसको हुकूमत लाने में कामयाब होती है कि नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन राह के भी बड़े करीब है। एक तोता राह था ना बोलने वाला, उनके भी बड़ा करीब है। MI5 MI6 और उनकी एस्टेब्लिशमेंट उसको अभी तक एसेट समझती है। देखिए ना, वो उनकी रियासतें जो है ना, उनके कानून अपने लिए और होते हैं, लोग उनके इसलिए तो वो आने नहीं दे रहे। उनको नहीं पता कि वहां से किलिंग्स ऑर्डर होती रही हैं। अच्छा कादी साहब ये बताएं, आप अमेरिका रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बैठा आदमी कोई अमेरिकन सिटीजन को बड़ी तादाद में मरवाए और वो हमें कुछ नहीं करेंगे? इधर तो रेमंड डेविस ले जाते हैं वो हमसे, वो तो नहीं छोड़ेंगे। वो तो सवाल देखिए, मुल्कों की भी जिस तरह इंसानों की ग्रेस होती है ना, रिस्पेक्ट होती है, इस तरह मुल्कों की भी रिस्पेक्ट होती है। अगर तो आपकी लीगल आपकी अदालत कह रही है और ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो बानी है MQM है, ही स्टिल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपकी अदालत ने कहा है कि मास्टरमाइंड हुआ है, आपको दोनों की इतला के लिए मुझे इसका भी तो जवाब दो। जो 10,000 पुलिस वाले MQM ने रखे थे उनके ज़माने में, और आपको याद है उनकी दीदा दिलेरी, उन्होंने एक अफसर को चुन के मारा था। नसीरुल्लाह बाबर दौर में जो ऑपरेशन हुआ था, उनके एक अफसर को, लेकिन बदकिस्मती है कई हुक्मरान आए, लेकिन जो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए MQM के, जो दहशतगर्द विंग था उनके साथ MQM में बड़े अच्छे लोग भी हैं, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। कादी साहब इस मुल्क में ना इंसाफी। एक मैं बात बताऊं, जब वो पॉलिटिकल मूवमेंट बनी थी, वो एक बच्ची जो है वो जो बस वाला मामला और हादसे का मामला हुआ था, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनके नजर वो अपने वो तो नहीं चाहते कि उनके लीडर जराइम पेशा बन जाए। उनका तो हकूक का मसला है। और यहाँ हर नेशनलिटी का, जिस तरह हमारे उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, बलोची हमारे भाई हैं, और तमाम मजलूमों का तब मजलूमियत का रिश्ता है, वो आज भी हम कहते हैं। और वहाँ आज तक क्योंकि पीपल्स पार्टी कोई अल्टरनेटिव नहीं दे सकी उनको। कारी साहब, आप समझते हैं कि आप आमरीत के पाँव में रह के आप लोगों के लिए जमहूरियत ला सकते हैं? अल्ताफ का आपका ख्याल था वो जमहूरियत के लिए आया था, लोगों के हकूक के लिए आया था? वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो पीपल्स पार्टी के मैंडेट को फाड़ने के लिए आया था, काटने के लिए आया। आपने खत्म करना था पीपल्स पार्टी तो फिर असल मुल्ज़म तो आपका ज़ियाउल हक हुआ ना, उसने दहशत गर्दी का ऐसा पौधा लगाया जिसने रोशनियों के शहर कराची को आग लगा दी, अंधेरा फैला दिया।
आप ज़ियाउल हक की वाक़यात को फिर कह रहे हैं कि दोबारा हुकूमत दे दे। मलिक साहब कह रहे हैं मलिक साहब आप नहीं वो राना वो ख्वाजा साहब ने माफी तो मांग ली है कि हम माफ कर दें। नहीं, उस दौरान जो मुनशियात आई बोरी बंद लाशें, आप तो हम सारे जर्नलिस्ट हैं, हमें याद है किसी की जरूरत ही स्क्रीन पे बानी साहब आ गए हैं तो हमारे हाथ पांव सब बंद हो जाते हैं। यार वो सो जाते थे तो कोई बंदा कट नहीं कर सकता था। क्या कॉमेडी थी, क्या अल्ताफ साहब, क्या पावर थी, क्या व्यूज थी, मतलब ये तो इस मुल्क में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब कार। मलिक साहब क्या काजी साहब, मलिक साहब समझ नहीं, इमरान खान का इम्तिहान है कि क्या वो अल्ताफ साहब को ला पाते हैं कि नहीं? मेरा हाल इम्तिहान है, पाकिस्तान को अपनी इंटेग्रिटी के लिए अपनी सोवरेनिटी दिखानी चाहिए। हमें बरतानिया से जो भी तरीकाकार है लीगल हमें करना चाहिए, बाकी बात की बात है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, नजर आना चाहिए। काम कर दे नहीं अमेरिका को करवाना। नहीं भट्टी साहब देखें, इस तरह नहीं है। आप मेरी बात सुन, आपकी इज्जत दूसरा नहीं करता, आप अपनी इज्जत पहले आप करते हैं, फिर आपकी इज्जत होती है। जब कोई आपकी यार इमरान फारूक के कातिल लंदन से आ गए, सानिया मॉडल टाउन यहाँ से चंद किलोमीटर पे, वो कातिल तो आप पकड़ नहीं सके। खुदा दा वास्ता दे, माफ कर दो सानू। साहिवाल का जिक्र नहीं करना। मलिक साहब बात क्या है? बात यह है कि जब आपकी इशराफिया के तमाम पैसे बच्चे वहाँ बैठे हों तो आप उनसे आंख मिला सकते हैं? एक स्टोरी वो निकालते हैं, जरा इतने बैठे होता है ना हुक्मरान, उनको कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स तेरी एक स्टोरी छपेगी है तो तुम्हारी औकात बाहर आ जाएगी। वो बोलेगा उनके सामने, आंख में आंख वही डाल सकते हैं। बड़ी साहब बड़ी नवाज शरीफ नाहल हुआ, बनी ट्रेन लंदन घर वहीं पे ठहरा हुआ है। दूसरा बंदा जंगीर तरीन नाहल हुआ, किस लिए लंदन में घर है, वो इस वक्त दोनों अपने अपने घरों में बैठे हैं। एक पुराना किंग है और एक किंग मेकर है। किधर है? दोनों लंदन में है। दोनों के घर किधर है? लंदन में। एक आपको मैं बात बता दूं, इसका किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है और ये रूलर्स इन आइसोलेशन बता रहा हूँ। अगर आप आज गूगल पे जाके देखें ना, कोई दुनिया में काले धन का दारुल खिलाफा कौन सा शहर है? 2-3 बड़े शहर आते हैं। अमेरिका में डैलस आता है और यहाँ पे या जो और दुनिया भर में काले धन का सबसे बड़ा जो दारुल खिलाफा है वो लंदन है। ये जरा गौर फरमा। पाकिस्तान और ये खुद उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट है, वहाँ पे इंचों में जमीन बिकती है। रशियन माफिया का सारा माल वहाँ पे है। और यार आपके इधर माफिया नहीं है, मैं बताऊं, ये हॉस्पिटल माफिया सारे एमपीएमएन चंद ब्यूरोक्रेटों के जिनके बच्चे जिनकी फीस सैलरी से 4 गुना ज्यादा पड़े हैं। अच्छा, टाइम कम है। चंद दिन पहले डीसी बहावलपुर को इसलिए चेंज किया कि वहां। अच्छा बड़ी साहब ये तो देखे ना, एक तरफ तो हम अगर सोचें तो हमें कोई बता दे कि मियाँ साहब के अस्पताल में वहाँ क्या अखराजात होते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। मगर दूसरे यहाँ पे जो कोरोना के हैं 70,000 से 1.5 लाख रुपए कराची में चल रहा है इस वक्त। ये लाहौर चल रहा है 1.5 लाख, इधर नहर पे चले जाए। खुदा का वास्ता है, आपने तो 5 स्टार क्लब को पीछे कर दिया है। जो अस्पताल हेल्थ और सेहत इबादत के महक अदारे थे, उनको मनी लर्निंग और डॉलर छापने वाली मेरे पास कुछ रेट्स हैं, मैं कुछ रेट टाइम कम रेट सुन लें। कराची आगा खान अस्पताल में 75,000 से 3 लाख रुपया यौमी। कराची के ज़ियाउद्दीन और लियाकत अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में 70,000 से 1,40,000 वसूल हो रहे हैं। लाहौर के नेशनल अस्पताल में 60,000 तक रूम चार्जेस वसूल किए जाते हैं। वेंटिलेटर के लिए 1.5 लाख तक अदा करने पड़ते हैं। हमीद लतीफ़ अस्पताल में प्राइवेट कमरा 35,000 रुपये और वेंटिलेटर के चार्जेस 50,000 रुपये तक हैं। लाहौर के डॉक्टर अस्पताल में एक दिन का खर्चा 1.5 लाख तक है। पेशावर के RIM अस्पताल में बेड का रोज़ाना 15,000 वसूल किया जाता है, जबकि 1 लाख एडवांस भी ज़रूरी है। अब जो लोग दे सकते हैं, इनके शायद अखराजात भी इतने ही होते हों जो मेरे पास इनसे पूछे ये टैक्स कितना देते हैं। बात ये नहीं एक मिनट, बात ये है कि वहाँ पे दूसरे मुल्कों में हुकूमतों ने इनको पाबंद किया है और हुकूमतें पेमेंट भी कर रही हैं। कोई अरेंजमेंट तो कर दें यार, कुछ तो कर दें कि आम आदमी जो है इस इंतहाई मुश्किल वक्त में जो आपको रियासत चलाने के जो 80% पैसे आपके। साहब एक सेकंड, सेहत का मामला, जिंदगी और मौत और पूरी वबा दुनिया में आई है, क्या इसमें 1000 गुना कमाना जरूरी है? 5-10% पे नहीं बिजनेस कर सकते ये? अगर हुकूमत ये तो बंद करा सकती है ना। वाले जो है ना, ये आपको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ये फंक्शन होते हैं 3 रातों का स्टे। ये दवाई आप लाएं, हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, हम न्यूजीलैंड भेजेंगे। वो तो क्लब एक और नई जो दवाइयों में जितनी 30 सेकंड है मगर जाते जाते बता दूं, मुझे डॉक्टर उबैद का ये कहना था कि एक नई अंडरस्टैंडिंग आई है कि जो हमारी इम्यूनिटी ओवरऑल 30 सालों में जो दवाइयाँ बेची और बनाई गई हैं प्रॉफिट की खातिर, इंसानों के जिस्म को कमज़ोर करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और लोग फितरी इलाजों की तरफ और फितरत के जो रेमेडीज़ हैं उसकी तरफ शायद वापस जाने की बात भी हो रही है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मंडे को हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।